चलिए बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा है एकदम। फटाफट से 50 क्वेश्चंस करेंगे, फिर सीडीपी के 50 क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि क्वेश्चन प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है थोड़ा। हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर देते जाना और खुद को असेस करना, जो चीज़ें एक्स्ट्रा में बताई जाए उनको भी ध्यान में रखना। द प्रोसेस ऑफ कर्ड प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क इज नोन एज, दूध से दही उत्पादन की जो ये प्रक्रिया है क्या कहलाती है, और कौन सा वो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये हो पाता है। तो ये आप दोनों ही आंसर करेंगे। डेस्टिलेशन कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस है, फर्मेंटेशन है, या स्टेरिलाइजेशन है। एक बार आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर सी है, फर्मेंटेशन कहलाती है जो प्रोसेस है, और जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है दोनों चीजें। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द पोल स्टार इज, जो ध्रुव तारा होता है बहुत ब्राइटेस्ट होता है एक टाइम पर, तो इसे कैसा स्टार कहा जाता है? नॉर्थ स्टार कहते हैं इसको, साउथ स्टार कहते हैं, ईस्ट स्टार कहते हैं, या फिर वेस्ट स्टार कहते हैं? फटाफट से आंसर करें। बिल्कुल लैक्टोबैसिलस होता है। बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए पोल स्टार के बारे में। ध्रुव तारा आपने बहुत सुना होगा, ऐसे बचपन में कहानियां सुनी होंगी। बताएं एक बार। आंसर करें फटाफट से। सी नहीं, सी नहीं होगा, ये नॉर्थ स्टार कहलाता है। ध्रुव तारा जो है वो उत्तर का तारा कहते हैं इसको। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा इसका, नॉर्थ स्टार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली टाइगर्स को बचाने की बात या उनको ना मारने की बात हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ भारत में? 1972, 73, 1981 या 1985? एक बार आंसर करें फिर बताएं आगे। फटाफट से चलेंगे स्पीड से, क्योंकि ये रिवीजन का भी टाइम है अगर देखें तो। 1973, 1973। ठीक, तो इसका बी सिंपल आंसर, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन, फ्लावर्स की वैली अभी कुछ दिन पहले हमने ये क्वेश्चन किया था। जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो हमने बात की थी, एक मूवी थी ऐसे इमरान हाशमी की, हमारी अधूरी कहानी, तो उसमें पूरा दिखाया गया एक बहुत बड़ी सी वैली। कहाँ? उत्तराखंड में, या गूगल पर भी आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में है ये। ऐसे यूके है ये, गरीबों का यूके, मजाक कर रही हूँ। तो ये यूके है, उत्तराखंड पहले अलग यूपी में आया करता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बींग? अडल्ट ह्यूमन बींग, किसी को इसमें भी कंफ्यूजन थी, मैंने कमेंट्स में देखा था। तो एक अडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो बचपन से मतलब याद होगा आपको। 305 हैं, 275, 206 या 175? तो 206 हड्डियां होती हैं, ऐसे 206। और इन्फेंट जब बेसिकली शैशवावस्था में होता है बच्चा, तो उस टाइम पर 300 होती हैं, जो कि बाद में फ्यूज हो करके 206 बन जाती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? सिडनी, न्यूयॉर्क, नागासाकी या एम्स्टर्डम? फटाफट से आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे। आज एकदम ये मॉक ही है, इसलिए अब मैं तुरंत देख पा रही हूँ आप लोग आंसर कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन के साथ क्वेश्चन भी लिखते रहें, कौन सा आंसर कर रहे हैं आप। हाँ, तो ये कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? अब ये हर जगह लगभग देखने को मिल रहा है हर रोज, इसलिए मैंने जबरदस्ती डाला है इसको कि ताजमहल के पीला पड़ने का जो कारण है वो कौन सी गैस के कारण हो रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर है, या क्लोरीन है? तो एक बार आंसर करें। ये SO2 है, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ये जो ताजमहल है उससे उसके जो बेसिकली पूरा वाइट है वो येलो या डिप्लीशन कह सकते हैं कारण बन रहा है। इसके साथ एक दो गैसेस और कर लेते हैं। एक जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, वो लाफिंग गैस कहलाती है। आपको पता होगा ये चीज़, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन पूछे, आसपास का भी पूछ सकता है। लाफिंग गैस। मीथेन जो है वो आपका जो उपले वगैरह हैं, जो गोबर गैस प्लांट है वहाँ से आती है, और एनिमल्स में भी मीथेन ही एमिट करते हैं, वो भी गोबर वगैरह में होती है मीथेन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होती है हीलियम, जिसको लाइट गैस कहते हैं, बलून वगैरह में भरी जाती है, बहुत हल्की गैस होती है, और आई थिंक कलरलेस भी होती है। तो वो एक बात हुई। अच्छा, कमेंट करके बताना सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है और उसके लाइटर में कौन सी गैस होती है। ये मैं करा चुकी हूँ, कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर LPG? भाई लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में क्या बात सही नहीं है? इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, या फिर इट इज़ मिथेन एमिटिंग। अब LPG सब घर में यूज करते हैं, सिलेंडर में होती ही है, प्रोपेन और ब्यूटेन से बनकर के मिल करके बनती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, एसिड रेन में नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है, बिल्कुल बिल्कुल।
हम्म, भाई हेलो हाय बाद में कर लेना, आप आंसर करो। मीथेन एमिटिंग नहीं होती। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा था कि मीथेन जो है CH4, उसमें क्या होता है बेसिकली, वो कैटल जो जानवर पालते हैं लोग, गोबर वगैरह में, इन सब में होती है। अब यहाँ पे मीथेन नहीं हो सकती। पहली बात तो ये बनती प्रोपेन और ब्यूटेन से है, LPG। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। बाकी सारे आप जानते हैं, घर में यूज करते हैं। ब्लू फ्लेम भी होती है, क्लीन फ्यूल भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इज अ वर्क ऑफ। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज क्या है? एक बुक है बहुत फेमस, एरिस्टोटल ने लिखी है, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या फिर रॉबर्ट हुक। बताएं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, ब्यूटेन। और सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कलरलेस गैस होती है, बिल्कुल। आंसर करें क्या होगा? चार्ल्स डार्विन होगा इसका आंसर। सिंपल आंसर चार्ल्स डार्विन। ये बिल्कुल कोर ईवीएस वाले क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आपको कराया हुआ है, आपने रिवाइज भी किया होगा। पेडागोजी भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ये एक्स्ट्रा में है क्योंकि कुछ नहीं पता, आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी दे देता है। यूपीटेट वगैरह में तो कॉमन नहीं है। खैर, तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की बात चार्ल्स डार्विन ने कही थी। मतलब बुक जो है पूरी लिखी है उन्होंने, और बहुत सारा काम भी किया है ह्यूमन स्पेसीज पर। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज, टॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर और दूसरी कर्क रेखा, तो ये कितने डिग्री पर है? 23 डिग्री या मतलब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री साउथ में है, या 23 डिग्री साउथ? तो ये आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये नीचे की तरफ होती है और कैंसर ऊपर होती है, कर्क इक्वेटर के। तो जो ऊपर होगा ऑब्वियसली वो नॉर्थ में है, और ये जो है 23.5 डिग्री साउथ में है। तो कैप्रिकॉन कहाँ हुआ? सी ऑप्शन, 23.5 डिग्री साउथ। तो ये कैंसर अगर पूछे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया कैप्रिकॉन। ठीक है, सिंपल बात। बीच में इक्वेटर है ही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? जो पुष्कर मेला है, जिसको कार्तिक मेले के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ होता है? कौन सी जगह में, कौन सी स्टेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? क्या जयपुर के अंदर, उदयपुर में, जोधपुर में, या फिर अजमेर के अंदर? बताएं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए यहाँ से, एकदम क्लीन चल रहा है, एकदम बढ़िया। आंसर करें, फिर आगे बढ़ेंगे। अजमेर, बिल्कुल अजमेर डिस्ट्रिक्ट में होता है ये पुष्कर मेला। ऐसे पुष्कर एक सीरियल आता था बड़ा फेमस पहले स्टार प्लस पे जिन लोगों को याद हो, तो मुझे ज़माने हो गए, बट पहले थोड़ा सा टीवी का ज्ञान रहता था। तो पुष्कर एक जगह थी, इसमें कोई पता नहीं, कुछ तो सूरज चांद करके कोई तो सीरियल था। कमेंट करके बताना आप लोग को पता होगा। तो उसमें पुष्कर का बड़ा जिक्र करते थे। तो पुष्कर मेला, और किसके लिए फेमस है? कैमल, ऊंट के लिए फेमस है। ठीक है, इसको कार्तिक मेला भी कहते हैं, नवंबर के आसपास लगता है। आगे बढ़ जाएंगे। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी राजस्थान स्टेट में है अजमेर डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ है जो सिटी है पुष्कर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रा वायलेट रेज मोर डेंजरस? ज़्यादा डेंजरस कौन सी है इन दो ऑप्शंस में से? जो यूवी रेज होती हैं आपकी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, UVA, UVB, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दी अबव? आंसर करें, फिर बढ़ेंगे। दिया और बाती हम, बहुत बढ़िया। वो उसका फिर रीमेक भी इन्होंने कुछ बनाया था ऐसे। मतलब स्टार प्लस के सीरियल जीवन में खत्म थोड़े ना होते हैं, आप खत्म हो जाएंगे मगर सीरियल खत्म नहीं होगा। अभी ऐसे कसौटी की जिंदगी की भी दोबारा चला दिया है। बहुत अवेयर हैं आप लोग, मतलब पूरा पूरा कमेंट सेक्शन भर गया दिया और बाती से, सबको पता है। आंसर क्या होगा ये बताओ? बोथ ए एंड बी नहीं होगा, इसका आंसर UVA होगा, और इसकी वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा होती है UVA की। ठीक है, 99% यही आती है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में भी यही आती है पृथ्वी पर। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता दो फिर इसी के साथ। जो आपकी ओजोन लेयर है, जो UV रेज को रोकती है, वो कहाँ होती है? ओजोन लेयर किस एक लेयर में होती है? अलग अलग लेयर है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, मीजोस्फियर, इस तरह से। तो कौन सी लेयर में पाई जाती है? ओजोन लेयर। और किसकी वजह से डिप्लीशन या खत्म होती जा रही है ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर बेसिकली आपको UV रेज से बचाने का काम करती है, और CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से ये खत्म या लेयर में छेद भी हो गया है। और इसकी बात अगर बात करें ये कौन सी लेयर में होती है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, और जो प्लेन है वो कहाँ उड़ाए जाते हैं? तो आगे समझेंगे, इतने आप लोग ज़्यादा हो जाएगी एक साथ जानकारी। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर का
एक तो बायोटिक होते हैं जो जैविक चीज़ें, एक होती हैं अजैविक, ठीक है, जो ये कहें कि एक्टिवली जान नहीं होगी, जिनमें फंगी है, प्रोटीन है, सॉइल है या फॉस्फोरस है। आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी स्ट्रेटोस्फीयर आंसर दिया है समताप मंडल, बिल्कुल बिल्कुल। आंसर करें, क्या इसका आंसर होगा खम्मागणी भाई साहब, बहुत बढ़िया फील्ड में आ जाते हो। फंगी होगा जो ये एबायोटिक कंपोनेंट है, बाकी सब बायोटिक में आएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। गिर लायन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, जो गिर शेर परियोजना है ये कहाँ पर है? गिर कहें इसे, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? फटाफट से आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बहुत बढ़िया दीपिका, जिन्होंने एयरप्लेन को आज दूसरे तरीके से समझेंगे एक चार्ट के थ्रू, इसलिए मैंने उसको रोक लिया है, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जिनको कन्फ्यूजन है। अच्छा थोड़ा स्लो, ठीक है जी, थोड़ा स्लो चल लेंगे। ये एक एक वन वर्ड आंसर है, सबसे मतलब आसान है ये ईवीएस अगर मैं बात करूँ सीडीपी के मुकाबले। सीडीपी में इतने बड़े बड़े ऑप्शन, फिर ऊपर से उनके साथ भी इतनी सारी चीज़ें समझाने को होती हैं, 4 ऑप्शन पढ़ने में ही 4 मिनट लग जाए इंसान को। बताएं एक बार, क्या है? गुजरात है ये, ठीक है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, गिर लायन प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। WWF स्टैंड्स फॉर, WWF की फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वॉर फंड या फिर वर्ल्ड वॉच फंड? बताएं एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। नाम ले लिया आपका सरफराज खान। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वैसे भी ईवीएस से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली तुक्का भी लगाओगे तो भी लग जाएगा इसमें तो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्रीमैरिली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया? भाई लाइक शेयर करते रहना, मैं पढ़ाने में व्यस्त हो जाती हूँ, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्रीमैरिली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया? मतलब कि कौन सी एजेंसी है जो पॉल्यूशन का मेजरमेंट है? जैसे अभी कुछ टाइम पहले आया था कि आनंद विहार में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह है, अगर दिल्ली में बात करें तो लेवल बढ़ गया है, तो वो कौन सी एजेंसी है जो इस मेजरमेंट के काम आती है या मेजरमेंट को देखती है, पॉल्यूशन मेजरमेंट को? ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल वाटर कमीशन है या सर्वे ऑफ इंडिया है? आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे। 16 का बी बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक, CPCB, ठीक, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। द मेन लेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, सबसे पास, पृथ्वी की सतह के सबसे पास कौन सी परत है एटमॉस्फेयर की? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, मीजोस्फियर, मध्य मंडल या आयनोस्फियर, आयन मंडल? आंसर करें और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, जिन्होंने लाइक कर दिया हम आभारी हुए आपके। तो आंसर करें एक बार। 17 का क्या होगा? ट्रोपोस्फियर सबसे पास में पाई जाती है, अगर बात करें तो कुछ 10 किलोमीटर की दूरी के आसपास, तो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल सबसे पास है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, और ये हम अभी समझेंगे, पहले इनकी दूरी देखेंगे। ये 0 से 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल आ जाता है जिसमें जो मौसम है लगभग सेम रहता है 10 से 30 किलोमीटर के बीच में, फिर मीजोस्फियर है, फिर उसके बाद थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। अब कौन सी चीज़ कहाँ होती है वो समझ लेते हैं। जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पर ज़्यादातर जो एरोप्लेन हैं वो यहीं उड़ाए जाते हैं, जो बहुत बड़े एरोप्लेन हैं या भारी, वो स्ट्रेटोस्फियर की लोअर लेवल पे कह सकते हैं उनको, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कहाँ उड़ाए जाते हैं एरोप्लेन, तो आप ट्रोपोस्फियर ही लगा करके आएंगे। यहाँ पर अब थोड़ा सा जान लेते हैं, सैटेलाइट्स कहाँ होती हैं? थर्मोस्फियर में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें रॉकेट्स, आपके एक्सोस्फियर। इसके अलावा मेटेरॉइड्स भी थर्मोस्फियर में। मीजोस्फियर में ये जो वाटर वेदर बैलून्स होते हैं ये घूमते हैं मीजोस्फियर में। इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ें याद रखो। एक तो स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन लेयर है और बड़े प्लेन वहीं पर उड़ाए जाते हैं, ठीक है। और ट्रोपोस्फियर में आपके ज़्यादातर हवाई जहाज उड़ते हैं, और जो क्लाउड्स हैं या कहें जो बड़े पहाड़ हैं वो भी यहीं आते हैं। ये बिल्कुल शुरुआती लेवल की लेयर है अगर हम बात करें पृथ्वी से, तो इसलिए ट्रोपोस्फियर इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। पता नहीं स्लाइड को क्या हो गया, इतना शोर मचा रही है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, मुख्य, कोई बात नहीं, मतलब मुझे आवाज से इरिटेशन हो जाती है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ATP है, सनलाइट है, DNA है या RNA है? बताएं एक बार। ये तभी से हुआ है जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है, क्योंकि हर आवाज़ मुझे लगता है नॉइज क्रिएट करती है। आंसर करें एक बार।
हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ की टेंशन ना लो, वहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। बाकी के 2 शेयर कर दिए। मेन सोर्स क्या है एनर्जी का? सनलाइट है, बिना सन के आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, आप ये जानते हैं पूरा, इसमें क्या होता है, जो टॉप कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा उपभोक्ता शीर्ष कैटेगरी में कौन सा है? बैक्टीरिया है, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं जो मांसाहारी होते हैं, या फिर आइदर एनवायरमेंट और हर्बीवोर्स? आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम नंबर है, चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 9599161025। ऐसे 18 साल के बाद पहला नंबर लिया था मैंने ये। बहुत बढ़िया, 3 अकाउंट से लाइक करती हूँ, मतलब ये जज्बा है। बहुत बढ़िया। भाई 3000 लोग हो गए हैं, हम लाइक शेयर करते रहना, ये काम के क्वेश्चंस हैं। फूड चेन में मैं थोड़ा हल्का माहौल, लाइट माहौल लेकर के चलती हूँ पेपर के टाइम पे, क्योंकि टेंशन वैसे ही बहुत होती है, आप लोग के ऊपर प्रेशर होता है, इसलिए थोड़ा हंसी मजाक ठीक ही है। फूड चेन में ग्रासलैंड इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर कौन है? तो कार्निवोर्स या मांसाहारी, ठीक है, सी ऑप्शन। ये एक पूरी चेन हम देख सकते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट, फिर जो प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोर, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो हमारे जैसे वेजिटेरियन लोग हों, फिर ओमनीवोर आ जाते हैं, देन कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं, फिर डीकम्पोजर्स फंगी वगैरह, और सनलाइट से प्रोड्यूस करते हैं ये जो आपके प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, ये आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, अभी 30 क्वेश्चन रहते हैं। द रिवर गंगा राइजेस फ्रॉम, जो गंगा नदी है कहाँ से निकलती है? मिलाप ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से, अरावली रेंज से, या गंगोत्री ग्लेशियर? तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। आंसर करें। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, और हिमालय से अगर कहें तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। द फॉलोइंग रबी क्रॉप्स आर, रबी, खरीफ और जैद, ये 3 प्रकार की फसल के टाइप आपने सुने होंगे। कौन सी इनमें से रबी क्रॉप है? पैडी और ग्राम मतलब धान और चना, वीट और मेज गेहूं और मक्का, मेज और पैडी मतलब मक्का और धान, या ग्राम और वीट, ग्राम और गेहूं? ऐसे कई लोग तो ऐसे घबरा गए होंगे कि ये तो हमने सुने नहीं, खाए नहीं, क्या मतलब ये क्या है? मजाक कर रही हूँ, सबने सुने होंगे। आंसर करें एक बार। इतने लेम जोक्स मार रही हूँ ना मैं भी आजकल सीटेट के चक्कर में, मैं दिमाग ना थोड़ा स्लो चलो। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पक्का ध्यान रखूंगी। 21 का डी। देखो एक बार समझ लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो मॉनसून क्रॉप्स होती हैं, मतलब पानी वाली सारी, चाहे वो राइस हो, आपको पता है जो धान की फसल होती है, चावल लगते हुए देखे हो कभी तो इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। कॉटन का भी सेम हाल है, मेज़ जो मक्का है, और ग्राउंड नट, ठीक है। तो ये खरीफ वाली फसलें हैं जो अक्टूबर में लगाई जाती हैं, मतलब जून में लगाई जाती हैं और अक्टूबर में काटा जाता है इनको। इसके अलावा फिर जैद आ जाती हैं जो समर क्रॉप्स कहते हैं, जिनको मार्च में लगाई जाती हैं, जैसे कि ये जितने भी, जैसे वाटरमेलन हुआ या कुकुम्बर है, जो भी अंदर प्लांट होते हैं ना, मतलब जमीन में ऐसे पड़े रहते हैं, बेल काइंड ऑफ, वो होते हैं जैद में। और रबी क्रॉप्स जो सर्दियों में लगाई जाए, जैसे वो गेहूं होता है जो गर्मियों में काटा जाता है फिर अप्रैल में, ठीक है। गेहूं हो, फिर चना हो, बाकी इस तरह की पीज हो, ये सब रबी क्रॉप्स हैं। तो विंटर सीजन में आएगा ये, और यहाँ से हम ये बात भी समझ चुके हैं कि जो गेहूं और चना है ये आएगा यहाँ, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। राजेंद्र सिंह ऑफ तरुण भरत संघ वॉज अवॉर्डेड मैग्सेसे फॉर द वर्क ऑफ, मैग्सेसे अवार्ड होता है एक आपका, तो तरुण भरत संघ से थे एक राजेंद्र सिंह जिनको ये मिला था, किस काम के लिए मिला था ये आपको पहचानना है। सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, या फिर सोलर एनर्जी? आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ यही होते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे मैंने भी खूब देखे हैं, धान वान गेहूँ, मतलब ऐसे मज़ेदार बहुत मतलब प्रोसेस भी पता है पूरा। तो आंसर करें एक बार। थैंक यू हर्षिता, हम सभी अच्छे ही होते हैं, सब पैकेजेस में आते हैं ह्यूमन बींग्स, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ज्ञान हो गया, आंसर कर दो। वाटर कंजर्वेशन, बिल्कुल। देखो ईवीएस में ना इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण से जुड़ा हुआ था ये तरुण भरत संघ, और उससे थे राजेंद्र सिंह जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एस्चुअरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या चीज़ें होती हैं वो जो पूरा एक बना हुआ होता है? फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, रिच बायोडाइवर्सिटी, हाई प्रोडक्टिविटी, या ऑल ऑफ दी अबव? अब वहाँ पे पानी भी है, वहाँ पे सारा मतलब प्लांट्स भी डाल दिए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सिंपल और सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। डोमेस्टिक कैटल एंड शीप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस?
ग्रीन हाउस गैसेज आप जानते हैं जिसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी है शायद मेल्ट नहीं होती, सब चीज़ें बनी रहती हैं ठीक ठाक। तो डोमेस्टिक कैटल जो है, घरेलू जो पशु और भेड़ होते हैं, ये कौन सी गैस एमिट करते हैं ग्रीन हाउस गैस में? ये चीज़ हम बहुत देर पहले भी डिस्कस किया था, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपके ये जितने भी एसी हुआ, फ्रिज हुआ, गाड़ियाँ, ये सब इन सब से आती है। लेकिन मीथेन है जो जिसको गोबर गैस प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है, और ये जो आपका गोबर हो, चाहे वो कैटल हो, जो भी घर में पशु पाले जाते हैं, उन सब से ये निकलती है। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये इनडायरेक्टली कहना चाहता है यहाँ पर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और लास्ट में क्वेश्चन एक इंक्लूड किया है, उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। विच सॉइल हैव मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? भाई ज़्यादा पानी कौन सी सॉइल होल्ड कर पाती है? लोम, चिकनी बलुई मिट्टी कहते हैं जिसे, सैंडी, या फिर क्ले, या फिर फाइन सैंड? एक बार आंसर करें और फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ 25 क्वेश्चन और रहते हैं।